डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। किशोरावस्था में शिक्षा व्यवस्था करने से पूर्व उनकी विशेषताओं के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लेक्चर को सुनने से पहले अगर किसी विद्यार्थी ने मेरा वह लेक्चर नहीं सुना हो तो उसको ज़रूर सुने, और उसके बाद वह किशोरावस्था में शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, एक शिक्षक को शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है इससे पहले वह किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में समझे। तो आइए विद्यार्थियों, चलते हैं किशोरावस्था में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से हो ये जाने। पहला बिंदु मैंने यहाँ पे लिया है उचित पाठ्यक्रम का चयन। उचित पाठ्यक्रम का चयन किया जाना चाहिए किशोरावस्था के बालकों के लिए। किशोर जो कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा हो, ज़रा एक दृष्टि डालें। हम देखते हैं आज के समय में बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम, सिलेबस और सिलेबस के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट इतने बढ़ गए हैं कि सबको एक साथ समझना और जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब से सेमेस्टर प्रणाली चली है वहाँ पर विषयों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि विषय ज़्यादा हैं तो विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। लेकिन उस पाठ्यक्रम में किशोरों को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो उनकी रुचि के अनुसार हों, उनकी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार भी हों। और ख़ास तौर से व्यावहारिकताएं पाठ्यक्रम के अंदर शामिल की जानी चाहिए। प्रैक्टिकल वर्क पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। फील्ड रिसर्च और एक्शन रिसर्च पाठ्यक्रम के अंदर शामिल की जानी चाहिए। नई तकनीकी और तकनीकी की नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जो विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार कर सके। दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग। विद्यार्थियों, इस अवस्था में विद्यार्थियों को जो किशोरावस्था के बालक होते हैं उनको समझने की भी आवश्यकता है, उनको जानने की भी आवश्यकता है। और जब आप कक्षा में पढ़ाएं तो उसको ज़रूरी है कि उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। खासतौर से जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि पाठ्यक्रम व्यवहारिक होना चाहिए, वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए, उसके अंदर एक्शन रिसर्च होनी चाहिए, नई तकनीकी की संभावनाएं होनी चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करते समय प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और इस प्रकार की अनेक जो विधियां हैं और टेक्निक हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, टैक्टिक्स हैं, उन सबको अपनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पाठ्यक्रम के साथ में इन्वॉल्व कर सके, पाठ्यक्रम को अपने जीवन का भाग बना सके। अगले बिंदु की तरफ को चलते हैं, पाठ्यक्रम में विविधता का होना। ये मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि आज के समय में भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम हैं, विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करता है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम में विभिन्नताएं होनी चाहिए और रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम में बच्चों को जानने और समझने के लिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो होनी चाहिए, जैसे बालकों के अंदर जिज्ञासा बढ़े, एकाग्रता बढ़े, क्रिया करने की तरफ को वह बढ़े और पाठ्यक्रम को अपने आप से जोड़ करके रखे। अगले बिंदु की तरफ को चलते हैं, आदर्शों एवं मान्यताओं के विकास हेतु शिक्षा। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो बालकों के अंदर सामाजिक गतिविधियों का विकास करे, सामाजिक दृष्टिकोणों को उत्पन्न करे, आदर्शों, परंपराओं और रीति रिवाजों का विकास करे।
यहाँ पे जानना जरूरी है कि जब हम बालकों के अंदर आदर्शों और मान्यताओं का विकास करेंगे तो बालक अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। जब उसको सही दिशा प्राप्त होगी तो वह अपने आप को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेगा, वह अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, अंतर प्रेरणा उसके लिए मार्गदर्शन सिद्ध होंगी। अगले बिंदु की तरफ को चलते हैं, व्यावसायिक शिक्षा की ओर बढ़ना। यहाँ पर जो किशोर अवस्था का जो बालक होता है वह अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, अपने जीवन की नींव को तैयार करने का प्रयास करता है, एक ऐसे व्यवसाय में कदम बढ़ाने का प्रयास करता है जिसमें उसको सफलता प्राप्त हो सके। जो विभिन्न पाठ्यक्रम हैं वो ही उसके लिए व्यावसायिक जीवन को बनाते हैं। विद्यार्थी की रुचि जिस पाठ्यक्रम में होगी उस पाठ्यक्रम को लेकर के वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर चाहे वह आर्ट साइड ले, चाहे साइंस साइड ले, चाहे कॉमर्स ले, MBA करे, BBA करे, BCA करे, LLB करे, BLLB करे या B.Ed करे या BTC करे, सारे पाठ्यक्रम उसके जीवन की आधारशिला निर्मित करते हैं, लेकिन कब? जब वह उनको व्यवहारिक ढंग से सीखने का प्रयास करे। इस अवस्था में आकर के बालकों के सामने ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वह किस विषय का चयन करे, किस पाठ्यक्रम को ले, किस कोर्स को करे। इस तरह की समस्या उत्पन्न पैदा हो जाती हैं। तो जब वह 9th क्लास में हो जब भी, और जब वह 11th क्लास में हो तब भी उसके शिक्षकों को चाहिए कि वह उनका शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करें। उसको एक बार अलग अलग कक्षाओं में बताए कि आगे भविष्य में कौन सा विषय उसके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जिससे वह अपने रोजगार का रास्ता तय कर सकता है। कई बार हम देखते हैं यहाँ पर कि विद्यार्थी इस पसोपेश में रहते हैं कि वह कौन सा कोर्स करें जिससे वह जल्दी से जल्दी किसी व्यवसाय में अपने आप को ढाल सके या अपने पैरों पर खड़ा हो सके। विद्यार्थियों, आज के समय में जैसा कि तकनीकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ज़रूरी है कि आप किसी तकनीकी कौशल को सीख करके आगे बढ़ें। LLB करें या BLLB करें, B.Ed करें, BTC करें या BBA करें और BCA करें। ये पाठ्यक्रम आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे और आपके जीवन का निर्धारण करेंगे। आप आत्मनिर्भर होकर के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और व्यावसायिक जीवन में कदम रख सकते हैं। अगले बिंदु की तरफ को बढ़ते हैं, उत्तरदायित्वपूर्ण बढ़ाना। यानी कि विद्यार्थी उत्तरदायित्वपूर्ण बने, आत्मनिर्भर बने, आत्म मूल्यांकन करने की उसके अंदर क्षमता उत्पन्न हो, उसके अंतःकरण का विकास हो। ये सब चीज़ें बालकों को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करती हैं। यहाँ पर जरूरी है विद्यार्थियों को जानना कि वह इस प्रकार की क्रियाएं करें, जैसे पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में बढ़ चढ़ करके भाग लें। उसके माध्यम से बालकों के अंदर विभिन्न कौशलों का विकास होता है, उसके अंदर कुशलताएं आती हैं और वो कुशलताएं और कौशल ही उसको आत्मनिर्भर बनाने और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे विद्यालयों में स्काउट एवं गाइड का संचालन किया जाता है, जिस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षण कौशलों को सिखाया जाता है, इसी प्रकार से NSS और NCC के माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं, जिससे वह अपने आप को व्यावसायिक जीवन में ले जा सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो वह जब पैरों पर खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उत्तरदायित्व की भावना उसके अंदर अपने आप ही विकसित होगी। अगले बिंदु को तक चलते हैं, उत्तम प्रेरणा प्रदान करना। शिक्षकों का एक कर्तव्य है कि वह कक्षाओं में विद्यार्थियों को सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए मोटिवेशन प्रदान करें। मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। बालकों को सीखने और सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उनको जाना जाए। जब तक आप बालकों को नहीं जानोगे, उनको नहीं समझोगे, उनकी विशेषताओं और लक्षणों को नहीं जानोगे, आप उनके साथ में अपने आप को जोड़ नहीं सकते, उनको सिखा और समझा नहीं सकते।
तो उनको जानने और समझने के लिए उनकी विशेषताओं को जानना जरूरी है, उनके लक्षणों को जानना जरूरी है, उनकी प्रकृति को जानना जरूरी है और इस बात को जानना जरूरी है कि उनके अंदर प्रेरणाएँ किस प्रकार से कार्य करेंगी। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बाह्य प्रेरणा से ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अंतर प्रेरणाएँ उनके लिए रास्ता बना देती हैं, मार्गदर्शन प्रदान कर देती हैं। तो ये बालकों की रुचि और उनकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि बालकों को किस प्रकार की प्रेरणाएँ चाहिए। तो ज़रूरी है कि उनके लिए अलग प्रकार की गतिविधियाँ उत्पन्न की जाएँ, उनको मोटिवेशनल स्पीच दी जाएँ या मोटिवेशनल स्पीच और जो शिक्षा शास्त्री होते हैं उनके व्याख्यान सुनने के अवसर उनको प्रदान किए जाएँ। सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम, कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, जिसमें वह जाकर के शिक्षा शास्त्रियों के, विद्वानों के मंतव्यों को सुनेंगे, उनके अनुभव ग्रहण करेंगे और उनके जैसा या उनसे आगे बढ़कर भी अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर अंतःप्रेरणाओं और उनके लिए विद्यालय परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाएँ जिससे बालक ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त कर सकें। अगले बिंदु की तरफ को बढ़ते हैं, समाज सम्मत भावना का विकास करना। एक बालक के लिए जरूरी है कि वह जिस समाज में रह रहा है उसके आदर्शों का पालन करे, उनके मूल्यों का पालन करे, वहाँ के मान्यताओं, रीति रिवाजों का पालन करे। तो इन सब का पालन करने पर उसके अंदर सामाजिक अभिप्रेरणाएँ, सामाजिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक क्रियाएँ और सामाजिक गतिविधियाँ उत्पन्न होंगी। तो ज़रूरी है इन सब के लिए कि एक उचित मार्गदर्शन, ये सारी की सारी शिक्षा की व्यवस्थाएं जो हैं केवल इस बिंदु पर निर्भर करती हैं कि शिक्षक उनको सही ढंग से दिशा और निर्देशन प्रदान करे। अगर शिक्षक बालकों के साथ में सही ढंग से व्यवहार करता है, सकारात्मक व्यवहार करता है, उनके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है, तो विद्यार्थियों का जीवन जो है वो स्वर्ग के समान बन जाता है। तो ज़रूरी है कि उनको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएँ, स्वतंत्र भावना का उनके अंदर विकास किया जाए। अगले बिंदु की तरफ को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से मुदालिया कमीशन ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए हैं। वो शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार के हैं देखिएगा ज़रा। पहला उद्देश्य है नेतृत्व क्षमता का विकास करना, यानी कि माध्यमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, लीडरशिप का विकास करना। दूसरा है लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। तीसरा है व्यक्तित्व का विकास करना और चौथा है व्यावसायिक कुशलताओं का विकास करना। ये सब उद्देश्य जब भी पूर्ण हो पाएंगे जब आप उनके लिए व्यवहारिक और वास्तविक ढंग से शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अगर आप सही ढंग से शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं तो बालक आपके प्रति सारी उम्र कृतज्ञता प्रकट करेगा, आपको पूरी उम्र कभी नहीं भूलेगा। तो इन सब बिंदुओं के साथ में मैं समझता हूँ कि अगर मेरा लेक्चर आपको समझ आए, पसंद आए, तो मैं अपने उस उद्देश्य में कामयाब होऊंगा। तो आज का मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।